अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी वीडियो एक बार फिर फरमाइश पर है। सवालात पूछे जाते हैं, दोस्त उकसाते हैं कि ये बात का जवाब दिया जाए। अभी हाल ही में 6 सितंबर यौम दिफा गुजरा है। दोस्तों ने बहुत ज्यादा सवालात पूछे कि 65 की जंग क्यों हुई, कैसे हुई, फातेह कौन था, मगलूब कौन था, उसके नताइज क्या निकले। मैंने जरूरी समझा कि इस मौजू पर एक बात या मारूजात पेश कर दूं, हम ये समझ सकें कि 65 की जंग हुई क्यों थी, इसमें जारे कौन था, इसमें दिफा किसने किया, दिफा किस कदर किया जा सका। ये सब चीजें आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अहमियत की हामिल हैं। यहां पर रियासती बयानिया और सच का फर्क क्यों जानना जरूरी है, ये डिबेट सबसे ज्यादा अहम होगी। रियासती बयानिया वो होता है जो नाबालिग बच्चों को स्कूल की सतह पर अक़वाम अपना मौक़िफ़ समझाती हैं, बयान करती हैं। अक्लमंद और ज़हीन मुआशरे एक खास सतह के बाद, तालीम याफ्ता लोग एक खास सतह के बाद ओपन डिबेट के आदी हो जाते हैं। छोटी क्लासेस में आप अपनी स्टेट का जो भी नैरेटिव है उसे बयान करते हैं, बच्चों के दिमागों को एक खास स्टाइल से मुसाखर करते हैं। जब बच्चे ग्रेजुएशन की सतह पर या सेकेंडरी स्कूल से ऊपर आते हैं तो आप उनके अंदर सवाल करने का जज्बा पैदा करते हैं और उन्हें कौमी हकायक से आगाही देते हैं। पूरी दुनिया में यही दस्तूर है, लेकिन चूंकि हमारा मुल्क या हमारा मुआशरा मखसूस हालात का कैदी है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूह वफाक पाकिस्तान में मौजूद अक़वाम की शनाख्त को दबाने के लिए जानबूझकर पैदा की गई हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा दबाव का माहौल पैदा किया गया है, सवाल न करने की आदत को पैदा करने की कोशिश की गई है। इसलिए जब भी कोई जी शऊर रियासती बयानिया पर सवाल करता है तो उसे तालिब इल्म नहीं समझा जाता, उसे मुल्क दुश्मन पेंट किया जाता है। हालांकि जब तक आप अपने गिरबान में आंख डालकर देखना पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि आप ये स्टडी कर सके, तज्जिया कर सके, एनालाइज करें कि माजी में आपसे क्या गलती हुई, तो आप अच्छाई या तरक्की का ख्वाब भी नहीं देख सकते। रियासत पाकिस्तान में बदकिस्मती का ये आलम है कि जो कुछ हमने 5वीं जमात के बच्चे को पढ़ाया है, मास्टर डिग्री तक हम उसी नैरेटिव को पढ़ाते चले जाते हैं। अल्फाज के रद्दोबदल के साथ एक ही कोर्स को आप 16 साल मुसलसल पढ़ाते हैं। ये सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है। इससे आप अपनी नौजवान नस्ल को या बागी करते हैं, बरगश्ता करते हैं और या कंफ्यूज करते हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं कि तालीमी निज़ाम का मकसद ये होना चाहिए कि स्टेप वाइज जो जो आपका तालिब इल्म बलूगत की तरफ जाए, जो जो आकिल और बालिग शहरी बन जाए, उस वक़्त उसके सामने तमाम हकायक बिला कमो कासत बयान कर दिए जाए। जब एक आकिल बालिग बाशऊर शहरी किसी भी लेवल पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो उसे हकायक का तज्जिया करने की सहूलत दस्तयाब हो, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि वो प्राइमरी क्लास के कोर्स में पढ़ाई जाने वाली बात से मुतसादम बात को कबूल कर सके। अब हम मौजू की तरफ आते हैं कि 65 की जंग क्यों हुई। क्या इसमें 6 सितंबर की रात बुज़दिल भारतीय फौज ने लाहौर और सियालकोट पर बैक वक्त हमला कर दिया था या कोई और मामलात थे? इसके लिए थोड़ा सा तारीखी तसलसल जानना पड़ेगा। 1947 में नेहरू ने बतौर वजीर आजम इंडिया अमेरिका का दौरा किया। अमेरिकी सदर ने उनसे सवाल किया कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका आपके लिए क्या कर सकती है। नेहरू ने जवाब दिया कि जिस तरह का आपका तालीमी इदारा MIT है, उसी तरह का एक इदारा हम इंडिया में बनाना चाहते हैं, आप उसे फाइनेंस कर दें। इसके बरक्स जब पाकिस्तानी वजीर आजम पहली बार अमेरिकी सदर को मिले तो लियाकत अली खान ने अमेरिकी सदर के जवाब में फौजी असला साजो सामान मांगा। और सिर्फ लियाकत अली खान ने नहीं, उसके बाद जो भी हुक्मरान पाकिस्तान से अमेरिका के पास इमदाद के लिए गया उसने हथियार मांगे। अब आप समझ लें कि अयूब खान के दौर तक पाकिस्तान अमेरिका से इस तरह के जदीद हथियार हासिल कर चुका था जो उस वक्त दुनिया में किसी दीगर मुल्क के पास मौजूद नहीं थे।
अब इन हालात में अयूब खान सदर पाकिस्तान हैं और उन्हें हर लम्हा अपने नाजायज इलिजिटिमेट हुक्मरान होने का एहसास सताता है। कुछ कहानियां भी हमने बना रखी हैं कि हमें दिल्ली के लाल किला पर इस्लामी परचम लहराना है और कश्मीर को आजाद करवाना है। मालूम नहीं कि हमारी फौजी डॉक्ट्रिन में या हमारी जैनमुन पॉलिसी में इनका क्या स्टेटस है, लेकिन कम अज कम एक नीम खानदा फौजी ऑफिसर इसी तरह की बातें सोचता हुआ रिटायर होता है। बहरहाल 62 की जंग इंडिया और चीन की इस मामला में सबसे वाइटल पॉइंट है। जब तक आप इसको नहीं समझते उस वक्त तक मामला को आगे समझना मुश्किल है। 62 में इंडिया और चीन के माबैन सरहदी झड़प होती है। चीन जो खारजा मुहाज पर इंतहाई गहरा मुल्क करार दिया जाता है और उसके खारजा अमूर में महारत को तस्लीम किया जाता है, वो पाकिस्तान को गैर रस्मी तौर पर पैगाम भिजवाता है कि यह मुनासिब तरीन वक्त है कि आप इंडिया पर हमला करके कश्मीर को हासिल कर सकते हैं। अब इस वक्त तक पाकिस्तान अमेरिका के साथ कम से कम 1 दर्जन मुआहिदों में शरीक हो चुका था। मारूफ मुआहिदों को आप सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, RCD वगैरह के हवाले से जानते हैं। तारीख के तालिब इल्म के तौर पर यह जानना सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है कि इन तमाम मुआहिदों में अमेरिका पाकिस्तान से पहली शर्त यह मनवाता था कि पाकिस्तान को दिया गया कोई वेपन, जदीद असला, टेक्नोलॉजी मशरकी बॉर्डर पर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूर अंदेश और समझदार कौमें इन बातों को, इन अलामतों को समझती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बदकिस्मती थी कि अयूब खान ज़हनी तौर पर इस इस्तेदाद के मालिक नहीं थे कि वो इस इशारे को समझ पाते। अफवाह या दरोग गर्दन रावी भुट्टो साहब ने या किसी और दानिश्वर ने अयूब खान से सवाल किया कि इन मुआहिदों में जब लिखा हुआ है कि इंडिया के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, तो आखिर हम क्यों अमेरिका के एहसान के तले दबे जा रहे हैं और इससे बार बार हथियार लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो कहते हैं कि अयूब खान ने ठट्ठा लगाया, जोरदार कहकहा लगाया और कहा कि गोली के ऊपर किसी का नाम लिखा होता है। अयूब खान का बतौर सदर पाकिस्तान और बतौर आर्मी चीफ ये ख्याल था, ये तसव्वुर था कि हम अमेरिका से मिला हुआ वेपन और हथियार जब हमें जरूरत पड़े या जब हमारा दिल चाहे मशरकी बॉर्डर पर इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका क्या कर लेगा। अब मैं वापस आता हूं। चीन ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया कि बॉर्डर पर हमने इंडिया को एंगेज किया है, तो आप इस वक्त कश्मीर में फॉरवर्ड हों, आप आगे आए। सदर अयूब ने फौरी तौर पर अपने सबसे बड़े अलाई अमरीकी हुकाम से रब्ता किया और उन्हें यह तजवीज़ बताई। अमरीकी हुकाम ने इस पर इनकार किया और सदर अयूब को यह यकीन दहानी करवाई कि यह मुनासिब वक्त नहीं है, इंडिया भी हमारा दोस्त मुल्क है, आप इस वक्त को निकाल लो, हम बाद अज़ा आपका मामला सेटल करवा देंगे। इस यकीन दहानी पर पाकिस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर हमला करने की पेशकश को कबूल नहीं किया और पीछे हट गए। चीन के साथ अपने मामला सेटल होने के बाद इंडिया अपनी जगह पर मुतमईन हो गया और हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, इस्तदा की या मुतालबा किया कि हमारे इस इशू पर गौर किया जाए। जैसा कि आज तारीख हमें समझाती है कि बड़े आदमी का वादा छोटे मुल्क के साथ उस अंदाज में नहीं होता जिस अंदाज में छोटा मुल्क तवक्कुआत रख के बैठता है। ये बार बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमारे साथ ये मामला हुए, मगर हम नहीं समझ पाए। मैं ज़ाती तौर पर अपने तज्जिया की बुनियाद पर, अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह समझता हूं कि अयूब खान ने इस एक वजह को जहन में रखा और अपनी मर्जी के साथ एक खास वक्त पर जब उसे ये पता चला, उसे ये अंदाजा हुआ कि मुल्क में उसकी मकबूलियत कम हो गई है और अपोजिशन ताकतवर होती जा रही है, तो उसने मुल्क में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर नामी प्लान किया। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त के महीने में शुरू किया जाता है और पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी जवान जैसे कारगिल में कश्मीर के अंदर दाखिल किए गए थे, बैन ही इसी पैटर्न पर श्रीनगर तक पहुंचाए जाते हैं। अब यहाँ पर गुज़श्ता 50 साल में बहुत से झूठ बोले गए, बहुत सी बातें की गई। जब आप तज्जिया किए बगैर अखबार की किसी सुर्खी को अपने ईमान अकीदा का जुज़्व बना लेते हैं तो फिर तज्जिया तो कहीं दूर रह जाता है। अब कहानी ये बनाई गई ज़िया के दौर में कि अयूब खान को तो ऑपरेशन जिब्राल्टर की बाबत मालूमात ही नहीं थी। ये तो ZA भुट्टो जो उस वक्त वजीर खारजा पाकिस्तान थे,
उन्होंने अपने तौर पर अयूब खान की टांगों को काटने के लिए, उसे छोटा करने के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए खुफिया तौर पर प्लान किया था। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं और मैं इसको महज एक मज़ाक़ फजूल बात समझता हूं। पाकिस्तान की फौज का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में मारूफ है। किसी भी लेवल पर यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी सिविलियन माजी में, मतलब इसके बाद आपने सैकड़ों बार देखा, दर्जनों बार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में देखा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में देखा, अब आज मौजूदा वजीर आजम के दौर में देख रहे हैं कि फौजी क़यादत अपने बॉस के मतहत काम करती है। जब सिविल इंतजामिया के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिविल वजीर आजम आर्मी की नीचे वाली कमान को अपनी मर्जी पर आर्मी चीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, तो फौजी हुकूमत के होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह अगर ऐसी कोई बात होती तो 65 की जंग लड़ने वाले जर्नैल से लेकर छोटे ऑफिसर तक 50 के करीब लोग इस वक्त तक अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिख चुके हैं। कोई ना कोई तो इस हकीकत को बयान करता कि ये अयूब खान के खिलाफ थी। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं कि अयूब खान ने अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए कश्मीर पर हमले का प्लान किया। अब फिर वही गलती देखें 65 में आप कर रहे हो जो गलती आपने कारगिल में की। फौजी माइंडसेट को समझना बहुत आसान है। 1965 में आपने ये नहीं सोचा कि जब आप कश्मीर में अटैक करेंगे तो इंडिया कहां पर अटैक करेगा या कौन सा बैनुल अक़वामी कानून इंडिया को आपके जनरल बॉर्डर पर अटैक करने से रोक सकेगा। बहरहाल ऑपरेशन जिब्राल्टर जब इस कदर वसी हुआ या इस कदर तवाना हुआ कि इंडिया को उसकी खलश या गर्मी पहुंचना शुरू हुई, तो इंडिया ने लाहौर और सियालकोट के मुहाज खोले। इंडिया ने अपनी फौज भिजवाई। अब फिर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा वो ऑफिसर्स जो जंग लड़ रहे थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं या इस बात को कंक्लूड कर सकता हूं, इस बात को मैं चैलेंज के अंदाज में बयान कर सकता हूं कि इंडिया ने लाहौर को फतह करने का या सियालकोट शहर को फतह करने का हरगिज कोई न प्लान किया था और न ऐसा कोई हमला किया था। यह दुरुस्त है कि इंडिया ने बहुत ताकतवर हमले किए। 6 सितंबर को लाहौर पर हमला किया। यह भी सच है कि उस वक्त लाहौर पर पाकिस्तानी अफवाज हमला को रोकने के लिए दस्तयाब नहीं थी। बहरहाल चूंकि इंडिया एक खास सतह से आगे जंग को नहीं ले जाना चाहता था, इस वजह से वहां पर इंडियन फौज को रोका गया और इसी तरह सियालकोट में रोका गया, वाघा बॉर्डर पर रोका गया, बरकी पर रोका गया और मुख्तलिफ जगहों पर। अब हमारी फौजी जो जनता थी, जो हमारे रूलिंग एलिट्स थे, जो हमारी ताकतवर फौज उस वक्त हुक्मरान थी, उसकी जो सादा लोही जब खुलकर सामने आई, उसकी बुनियाद पकड़े कि सदर अयूब खान ने कहा कि गोली पर किसी दुश्मन का नाम नहीं लिखा होता। जब हमारे पास होगी गोली हो, हथियार हो, हवाई जहाज हो, टैंक हो, हम अपनी मर्जी के दुश्मन को हिट कर सकते हैं। जब जंग का फैलाव हुआ तो हमें समझ आई कि वॉर स्टेमिना एक बड़ी जरूरी चीज है कि आपके पास एमुनिशन कितने दिन लड़ाई के लायक दस्तयाब है। उस वक्त तक पाकिस्तान की टोटल फाइटिंग स्टेमिना या एमुनिशन की अवेलेबिलिटी 15 दिन की थी। जो ही फुल फ्लैज जंग शुरू होती है, जो ही इंडिया सियालकोट और लाहौर पर अटैक करता है, तो फौजी क़यादत को अपनी गलती की समझ आ जाती है। अब फिर समझ लें कि हमारा अमेरिका के साथ जो मुआहिदा था उसमें यह बात दर्ज थी कि हम अमेरिका से मिलने वाला कोई हथियार मशरकी बॉर्डर पर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस मुआहिदा के तहत अमेरिका ने हमारी फाजिल पुर्जों और एमुनिशन की सप्लाई रोक दी। अब जब हमारी फाजिल हथियारों की सप्लाई रुकी तो हमें अपनी तंग दामानी का एहसास हुआ और हमने जंगबंदी के लिए पहल की। अब ये याद रखें कि फातेह कौम कभी जंगबंदी की कोशिश नहीं करती। अब ये भी समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तानी फौज ने या इंडियन फौज ने 65 की वॉर में किसी शहर को या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोई ऐसी एफर्ट नहीं की जिसे कहा जा सके कि वो लाहौर पर कब्जा करना चाहते थे या पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी कोई सूरत दस्तयाब नहीं है। अब जब हुकूमत पाकिस्तान को अपनी तंग दामानी का एहसास हुआ तो सदर अयूब ने अमेरिका से इस्तदा की कि वो इंडिया के साथ हमारे मामलात को तय करवाए। इस मरहला पर अमेरिकी क़यादत ने पाकिस्तान को साफ जवाब दिया और कहा कि आप बदअहदी के मुर्तकिब हुए हो, हम आपके मामला में नहीं आएंगे। और अयूब खान को सदर अमेरिका ने मशवरा दिया कि आप
इंडिया के गॉडफादर या इंडिया के दोस्त यूएसएसआर सोवियत यूनियन के साथ राब्ता करें। चूंकि जंग बंदी पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी थी, पाकिस्तान फाजल पुर्जों की सप्लाई और एमुनिशन की कमी की वजह से जंग बंदी करने पर मजबूर था। इसलिए पाकिस्तानी सदर रूस से राब्ता करते हैं और अल्टीमेटली रूस ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहिदा ताशकंद करवाया। अब फिर समझ लें कि मुआहिदा ताशकंद में यह नहीं लिखा गया कि इंडिया ने लाहौर पर हमला किया। मुआहिदा ताशकंद में यह लिखा गया कि दोनों मुमालिक की अफवाज 5 से पहले वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी और कश्मीर के अंदर जो LOC थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, उस मुआहिदा के तहत पहली बार हमें आपस में सरहद मानना पड़ी और वहां पर पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की फौज को भिजवाना जरूरी समझा गया। अब इस बात का तज्जिया करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी या मिडिल क्लास की किताबों में लिखना तो बहुत जरूरी है कि हमने उस दिन एक ऐसी फतह मुबीन हासिल की जो रहती दुनिया तक याद रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस लेवल पर हमारी फौजी हायरार्की की लड़ने की सलाहियत की जांच इस जंग के बाद होना चाहिए थी, नहीं हो पाई। जिस जंग के डिजाइन को, तरीकाकार को, पॉलिसी को, प्रोसीजर को वायलेट किया गया था और मुख्तलिफ औकात पर संगीन नौइयत की जंगी और हरबी गलतियां की गई थी, अगर उनका कोई तज्जिया, अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, अगर कोई मुंतखब हुकूमत होती, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, तो उनका हिसाब किया जाता। अब चूंकि उस वक्त भी मार्शल लॉ था, जो मार्शल लॉ 71 में एक और मार्शल लॉ की शक्ल में खत्म हुआ और 71 में हम एक ऐसी जंग हार चुके थे जिसने निफ्स पाकिस्तान को तोड़ दिया। इसलिए आज तक किसी भी लेवल पर हमारी अफवाज पाकिस्तान की हरबी सलाहियत, कंडक्ट और मिसकंडक्ट और ऑफिसर्स के कैरेक्टर की जांच नहीं हो पाई और इस जांच के न हो पाने का नतीजा हमने 71 में भुगता और सिर्फ 71 में नहीं भुगता, उसके बाद हमने कारगिल में नतीजा भुगता। हम चूंकि एक आजाद और इंडिपेंडेंट जमहूरी मुल्क है, बदकिस्मती से आज तक हालात या जमहूरी हुकूमत इस कदर मजबूत नहीं है कि वो इन मामलात की जांच करवाए। लेकिन क्या फौजी क़यादत इस अमर पर गैर जिम्मेदारी या कोताह फहमी का मुजाहरा क्यों कर रही है, ये बात भी मेरी समझ में कभी नहीं आई। आफ्टर ऑल आज कल 10 साल के बाद अगर किसी भी मरहला पर हमारी किसी भी जगह पर जंग होती है तो हमें उसी एक्सरसाइज से दोबारा गुजरना है। अब अगर वो गलतियां जो उस वक्त की गई, जो 65 में की गई, जो 71 में की गई, जो कारगिल इशू पे की गई, ये किसी भी वक्त की गई, अगर उन गलतियों से सबक नहीं सीखा जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं होगी तो आप यकीन करें कि आइंदा आने वाले वक्त में भी यही मसाइल इसी तरह से दरपेश रहेंगे। अब इस पूरे जंग के वाकया को जहन में रखते हुए एक बात सोचना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान उस वक्त दुनिया की पहली 5 या 6 बड़ी जंगी ताकतों में से एक था और पाकिस्तान के पास सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट के तहत दुनिया की तारीख का जदीद तरीन असला और हवाई जहाज, लड़ाका जेट तैयारे दस्तयाब थे। जब हम कहते हैं कि हमारे एक पायलट ने एक दिन में 11 तैयारे इंडिया की गिराए, तो ये याद रखें कि वो तैयारे दूसरी जंग अजीम में अंग्रेजों का बचा हुआ इंडियन असला था। इंडिया का 1965 तक, 1965 की जंग तक किसी मुल्क के साथ कोई दफाई मुआहिदा नहीं था। 65 की जंग में हमने फतह हासिल की या हमें शिकस्त हुई या हम बराबर छूटे, इस बात को समझना होगा कि वो हमारी एक बड़ी शिकस्त का पेश खैमा बनी। इंडिया ने 1965 के बाद रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ एक 25 साल दिफाई मुआहिदा किया। उसके बाद इंडिया ने नए सिरे से अपनी फौजों को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी हासिल की, टैंक बनाए, जंगी जहाज बनाना शुरू किए वगैरह वगैरह, और 7 साल के अंदर अंदर इंडिया ने अपनी तज्जिया की सलाहियत या अपनी स्टडीज के जरिए अपनी फौज की इस कदर जांच की और उनकी सलाहियतों या कमजोरियों पर इस तरह से काबू पाया कि हमें एक तारीखी शिकस्त से हमकिनार होना पड़ा। अब 1965 की जंग को मैं समझता हूं कि मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में हकायक को अच्छी तरह से इलेबोरेट कर पाया हूं कि क्या हुआ था। अगर आज कोई ये कहे कि हमने कामयाबी के साथ लाहौर का दिफा किया था, तो मैं माजरत के साथ यही अर्ज करूंगा कि जो लोग जंग में शरीक थे, तमाम फौजी ऑफिसर्स इस बात को यकीन करते हैं और इस बात को बार बार बयान किया जा चुका है कि ऐसा नहीं था। लाहौर पर हमला मुमकिन है कि किताबों में पढ़ाए जाने के लिए बहुत बड़ा हमला हो, लेकिन ऐसा हमला नहीं था जैसे हमला कोई एक फौज कब्जा करने की नीयत से करती है।
हाँ, लाहौर के बॉर्डर पर लड़ाई हुई, सियालकोट के बॉर्डर पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अगर हम नुकसानात की फहरिस्त का अंदाजा करें तो बिलाशुबा पाकिस्तान को छोटा मुल्क और छोटी फौज होने के नाते ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब मैं इस मौजू को कंक्लूड करता हूं, खत्म करते हुए सिर्फ इस्तदा है करिकुलम डिजाइन करने वालों से, दानिश्वरों से, अखबारात में लिखने वालों से, चैनल्स पर बैठे हुए मुल्क की दानिश का रुख मुतय्यन करने वाले एंकर्स से कि दो चीजों में फर्क महसूस करना या रखना बड़ा जरूरी होता है। एक बालिग लोगों को या मास्टर डिग्री में ग्रेजुएट के लेवल पर क्या मालूमात एक शहरी के पास होनी चाहिए और मुल्क की किस्मत के फैसले करने वालों के पास किस कदर करेक्ट और हकीकी मालूमात फराहम करना जरूरत होती है, और 5वीं, 6ठी, 7वीं या प्राइमरी क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये दोनों अलग अलग मौजूआत हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम बार बार फेलियर की जानिब जाते हैं। मैं ख्वाहिश करूंगा, मैं इस्तदा करूंगा पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी मुरतब करने वालों से, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन की पॉलिसी बनाने वालों से कि सच को सामने आने से न रोका जाए, सच को सामने लाएं, तज्जिया की सलाहियत को प्रमोट करें, पैदा करें। इस तज्जिया की सलाहियत का बिलाखिर दिफाई मोर्चा में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। खुदा हाफिज।